एक सवाल है जो शायद हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं। क्या खुशी कोई बाहरी मंजिल है जिसे मतलब बड़ी कामयाबी या ढेर सारे पैसे से पाया जा सकता है, या फिर इसका राज कहीं हमारे अंदर ही छुपा है? हाँ, और हम अक्सर अपनी खुशी को अगर और जब से जोड़ देते हैं। बिल्कुल। अगर प्रमोशन मिल जाए, जब नया घर ले लेंगे तो खुश होंगे। और ये एक ऐसा चक्र है जिसमें हम सब एक तरह से फंसे हुए हैं। सदियों से दार्शनिक और अब तो वैज्ञानिक भी इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं, सोफी गोल्डिंग की किताब द सीक्रेट टू हैप्पीनेस पर आधारित कुछ दिलचस्प विश्लेषण और शोध, वो इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सही बात है। आज हम इन्हीं स्रोतों की मदद से इस विषय की गहराई में उतरेंगे और हमारा मिशन ये समझना है कि खुशी कोई, कह सकते हैं, लॉटरी का टिकट नहीं है जो अचानक लग जाए। हाँ, बल्कि शायद एक ऐसा हुनर है, एक मसल की तरह, जिसे हम सब सीख सकते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में विकसित कर सकते हैं। तो इसे समझने के लिए हम 4 जरूरी बातों पर गौर करेंगे। पहली, ये समझना कि खुशी असल में एक अंदरूनी मामला है। दूसरी, अपने नजरिए की ताकत को पहचानना। तीसरा, इसे अपनी आदतों में कैसे ढालें। और आखिर में, रिश्तों का इसमें क्या रोल है। चलिए तो पहले विचार से ही शुरू करते हैं कि खुशी बाहर नहीं भीतर से पनपती है। ये सुनने में थोड़ा किताबी लगता है ना? हाँ, लगता तो है, लेकिन जब आप इसके पीछे का विज्ञान देखते हैं तो ये पूरी सोच बदल देता है। ये सिर्फ एक अच्छा लगने वाला ख्याल नहीं है। अच्छा। हाँ, मनोवैज्ञानिक सोंजा ल्यूबोमिर्स्की का एक बहुत मशहूर शोध है जो इस पर रोशनी डालता है। उनके मुताबिक हमारी खुशी का लगभग 50% हिस्सा हमारे जेनेटिक्स पर निर्भर करता है, जिसे सेट पॉइंट कहते हैं। ओके। और सिर्फ 10% बाहरी हालात पर, जैसे हमारी नौकरी, बैंक बैलेंस या सोशल स्टेटस। एक मिनट, सिर्फ 10%? ये तो चौंकाने वाली बात है। हम तो अपनी पूरी जिंदगी इसी 10% के पीछे भागने में लगा देते हैं। यही तो सबसे दिलचस्प खोज है। बाकी का जो 40% है, वो पूरी तरह से हमारी अपनी सोच और हमारे जानबूझकर किए गए कामों पर निर्भर करता है। 40%? हाँ, ये वो हिस्सा है जो हमारे कंट्रोल में है, और 40% बहुत बड़ा हिस्सा है। ये दिखाता है कि हमारे पास अपनी खुशी को बढ़ाने की कितनी ज्यादा गुंजाइश है। मतलब हमारी खुशी का लगभग आधा हिस्सा हमारे अपने कंट्रोल में है। हम अक्सर सोचते हैं अगर मेरी नौकरी बेहतर होती या अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते, लेकिन ये शोध तो कह रहा है कि असली ताकत हमारे नजरिए और आदतों में है। ये तो पूरा खेल ही बदल देता है। बिल्कुल। तो इस 40% को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? पहला कदम क्या है? पहला और सबसे जरूरी कदम है जागरूकता, यानी माइंडफुलनेस। हाँ, इस पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक बहुत दिलचस्प स्टडी थी। मैंने पढ़ा था कि उनके शोध में पाया गया कि लोग औसतन 47% समय अपने विचारों में भटके रहते हैं, मतलब लगभग आधा दिन। बिल्कुल। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि ये भटका हुआ मन लगातार कम खुशी से जुड़ा पाया गया, चाहे वो विचार अच्छे हों, बुरे हों या न्यूट्रल। मतलब हम अपनी लगभग आधी जिंदगी असल में जी ही नहीं रहे, बस सोचों में खोए हुए हैं। हाँ, हमारा दिमाग या तो गुजरे कल के पछतावे में अटका रहता है या आने वाले कल की चिंता में डूबा रहता है। ये बात तो बहुत जानी पहचानी लगती है। मेरे सबसे ज्यादा तनाव भरे पल वही होते हैं जब मैं ऑफिस की किसी पुरानी बहस को मन में दोहरा रहा होता हूँ या आने वाली किसी प्रेजेंटेशन की चिंता कर रहा होता हूँ। मैं उस पल में मौजूद ही नहीं होता। सही बात है। तो इसका समाधान है वर्तमान में लौटना। हाँ, वही जागरूकता है। वर्तमान पल में पूरी तरह से मौजूद रहना, अपनी सांसों पर ध्यान देना, अपने आसपास की आवाजों को सुनना, चाय के कप की गर्माहट को महसूस करना। ये हमें अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता के उस चक्र से बाहर निकालकर वापस उसी पल में लाता है जहां जिंदगी असल में हो रही है। बिल्कुल। तो जागरूकता हमें अभी में ले आती, और शायद इसी अभी को और बेहतर बनाने का एक तरीका है कृतज्ञता, यानी ग्रैटिट्यूड। ये हमारे फोकस को क्या नहीं है से हटाकर क्या है पर ले आता है। ये एक बहुत शक्तिशाली बदलाव है। रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों की सराहना करना, सुबह की धूप, एक कप अच्छी चाय, किसी अपने की हंसी। हाँ। और इसके फायदे सिर्फ महसूस करने तक सीमित नहीं है। शोधकर्ता रॉबर्ट एमंस ने साबित किया है कि कृतज्ञता का सीधा असर हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या
क्या कृतज्ञता एक तरह की जबरदस्ती की पॉजिटिविटी नहीं बन सकती? मतलब अगर किसी की जिंदगी में सच में कुछ बहुत बुरा चल रहा हो तो उसे एक कप चाय के लिए आभारी रहो कहना थोड़ा बेमानी नहीं लगेगा? ये बहुत जरूरी सवाल है। और नहीं, कृतज्ञता का मतलब मुश्किलों को नकारना नहीं है। ये जबरदस्ती खुश रहने की कोशिश भी नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ अपने नजरिए को संतुलित करने का एक तरीका है। जिंदगी में मुश्किलें हैं और उन्हें स्वीकार करना जरूरी है, लेकिन मुश्किलों के साथ साथ छोटी छोटी अच्छी चीजें भी होती हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। कृतज्ञता बस उन पर रोशनी डालती है। ओके। और न्यूरोसाइंस बताता है कि जब हम आभार महसूस करते हैं तो हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर्स डोपामाइन और सीरोटोनिन वो सक्रिय हो जाते हैं। ये एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बनाता है। आप आभार जताते हैं, आपको अच्छा लगता है और फिर आप और आभार जताना चाहते हैं। तो ये मुश्किल समय में भी एक सहारा बन सकता है, नकारने का जरिया नहीं। नजरिए को संतुलित करना, ये बात मुझे हमारे अगले पॉइंट पर ले आती है, नजरिए की ताकत। हाँ। घटनाएं तो वही रहती हैं, लेकिन हम उन्हें देखते कैसे हैं, इससे सब कुछ बदल जाता है। जैसे ट्रैफिक जैम में फंसना, एक इंसान बुरी तरह झुंझला सकता है, गालियां दे सकता है। वहीं दूसरा इंसान शायद उस समय का इस्तेमाल अपना पसंदीदा संगीत सुनने या किसी दोस्त को फोन करने में कर सकता है। जाम वही है, पर अनुभव बिल्कुल अलग। इसी को मनोविज्ञान में कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहते हैं, अपनी सोच को एक नया ढांचा देना। पर यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। क्या? नजरिया इनकार यानी डिनायल नहीं है, ये एक चुनाव है, एक चॉइस। इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रैफिक जाम अच्छी चीज है। इसका मतलब ये है कि आप उस स्थिति में अपनी प्रतिक्रिया चुनने की ताकत रखते हैं। आप मुश्किल को अनदेखा नहीं कर रहे, बल्कि उसके एक ज्यादा मददगार व्याख्या खोज रहे हैं। और ये सिर्फ बाहरी घटनाओं के बारे में नहीं है ना, ये सबसे ज्यादा इस बारे में है कि हम खुद से कैसे बात करते हैं, हमारा सेल्फ टॉक। बिल्कुल। हम अक्सर खुद के सबसे बड़े और सबसे कठोर आलोचक होते हैं। जरा सी गलती हुई नहीं कि खुद को कोसना शुरू कर देते हैं, मैं कितना बेवकूफ हूँ, मुझसे ये कभी नहीं होगा। और इसके पीछे भी विज्ञान है। लगातार खुद की आलोचना करने से हमारे दिमाग में नकारात्मक सोच के रास्ते, जिन्हें नेगेटिव न्यूरल पैथवेज कहते हैं, वो और पक्के होते जाते हैं। अच्छा। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी कच्ची जमीन पर बार बार चलने से एक पगडंडी बन जाती है, फिर दिमाग बिना सोचे समझे उसी रास्ते पर चलने लगता है। तो इस पगडंडी को कैसे बदलें? खुद से नरमी से बात करो, ये कहना तो आसान है, पर सालों की आदत को बदलना मुश्किल है। इसका तोड़ है सेल्फ कंपैशन, यानी खुद के प्रति करुणा। और इसका एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका है, खुद से वैसे बात करना जैसे आप अपने किसी अच्छे दोस्त से करते। अगर आपका कोई दोस्त वही गलती करता तो क्या आप उसे बेवकूफ कहते? नहीं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं शायद कहता, कोई बात नहीं, सबसे गलती होती है, अगली बार बेहतर करना। बस यही नजरिया जब हम खुद के लिए अपनाते हैं तो धीरे धीरे दिमाग में पॉजिटिव सोच के नए रास्ते बनने लगते हैं। इससे हमारी मानसिक मजबूती यानी रेजिलियंस बढ़ती है। तो हमने समझा कि खुशी अंदर से आती है और हमारा नजरिया उसे आकार देता है। लेकिन इन विचारों को सिर्फ सोचने से तो काम नहीं चलेगा, इन्हें अभ्यास में कैसे लाएं? सही बात है। यहीं पर सक्रिय आभार का विचार आता है। मतलब आभार सिर्फ महसूस करने से ज्यादा शक्तिशाली तब होता है जब उसे व्यक्त किया जाए। बिल्कुल। और इसका एक बहुत प्रभावशाली उदाहरण है मनोवैज्ञानिक मार्टिन सेलिगमैन का आभार पत्र प्रयोग। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है। उन्होंने लोगों से कहा कि वे किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक पत्र लिखें जिसने उनके जीवन पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डाला हो, लेकिन जिसे उन्होंने कभी ठीक से धन्यवाद न दिया हो। ये कोई टीचर, दोस्त या परिवार का सदस्य हो सकता है। और सिर्फ पत्र लिखना ही नहीं था, उन्हें उस व्यक्ति से मिलकर वो पत्र व्यक्तिगत रूप से पढ़कर सुनाना था। मैं कल्पना कर सकता हूं कि ये कितना इमोशनल और मुश्किल भी रहा होगा। हाँ, लेकिन नतीजे हैरान करने वाले थे। इस एक अभ्यास ने खुशी के स्तर पर किसी भी अन्य मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप की तुलना में सबसे बड़ा और सबसे तत्काल सकारात्मक प्रभाव डाला। अरे वाह! ये दिखाता है कि आभार को अमल में लाना, उसे एक एक्शन में बदलना कितना शक्तिशाली हो सकता है। ये तो बहुत बड़ा अभ्यास है। क्या कोई छोटी आदत भी है जो इतना ही असरदार हो? हाँ, और ये शायद सबसे सरल आदतों में से एक है। 3 अच्छी चीजें अभ्यास। अच्छा। रोज रात को सोने से पहले बस 3 ऐसी चीजें लिखना जो उस दिन अच्छी हुई, और साथ में ये भी कि वे क्यों अच्छी हुई। ये कितनी भी छोटी हो सकती हैं,
आज कॉफी अच्छी बनी, किसी अनजान ने मुस्कुराकर रास्ता दे दिया, बारिश की आवाज अच्छी लगी। और इसको असर कितना होता है? शोध से पता चला कि सिर्फ 1 हफ्ते तक ये अभ्यास करने से खुशी में बढ़ोतरी हुई, जो 6 महीने तक बनी रही। 6 महीने तक? ये बात तो चौंकाने वाली है। मतलब रात में सिर्फ 5 मिनट लगाकर 3 लाइनें लिखने का असर आधे साल तक बना रह सकता है। हाँ, ये शायद सबसे कम मेहनत में सबसे ज्यादा फायदे वाला काम है जिसके बारे में मैंने सुना है। ये सरल लगता है, लेकिन यह हमारे दिमाग को धीरे धीरे अच्छी चीजों को नोटिस करने के लिए ट्रेन करता है। लेकिन आप सही कह रहे हैं, अच्छी आदतों को शुरू करना और बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। यहीं पर एक बहुत व्यवहारिक तरीका काम आता है, फ्रिक्शन डिजाइन। फ्रिक्शन डिजाइन ये क्या है? इसका सिद्धांत बहुत सरल है। अच्छी आदतों के लिए रुकावट यानी फ्रिक्शन कम करना और बुरी आदतों के लिए रुकावट बढ़ाना। ओके, जैसे अगर आप सुबह ध्यान करना चाहते हैं तो रात में ही अपनी योगा मैट उस जगह बिछाकर रख दें जहां आप सुबह सबसे पहले उसे देखें। आपने ध्यान करने के रास्ते की एक रुकावट हटा दी। और बुरी आदत के लिए? अगर आप रात में फोन का इस्तेमाल कम करना चाहते हैं तो फोन को अपने बेडरूम से बाहर किसी दूसरे कमरे में चार्ज पर लगाएं। अब अगर आपको फोन उठाना है तो आपको बिस्तर से उठकर दूसरे कमरे तक जाना होगा। आपने एक रुकावट खड़ी कर दी। सही बात है। मैंने खुद ये आजमाया है। मुझे रोज सुबह विटामिन लेने में आलस आता था। मैंने बस इतना किया कि शीशी को किचन के कबर्ड से निकालकर कॉफी मेकर के ठीक बगल में रख दिया। अब मैं उसे भूल ही नहीं सकती। छोटी सी बात है, पर आदत बन गई। मतलब सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय अपने माहौल को ही अपना सहयोगी बना लेना। ये बहुत व्यवहारिक तरीका है। बिल्कुल। तो अच्छी आदतें डालना यानी पॉजिटिव चीजें जोड़ना, लेकिन कभी कभी खुशी के लिए कुछ नेगेटिव चीजों को हटाना भी जरूरी होता है ना? बिल्कुल। और ये हमें हमारे आखिरी हिस्से पर लाता है, बोझ उतारना और जुड़ाव बनाना। यहाँ सबसे पहले बात आती है जाने देने की कला, यानी आर्ट ऑफ लेटिंग गो की। किसी पुरानी नाराजगी, शिकायत या गुस्से को पकड़े रहने की एक कीमत होती है। और ये कीमत सिर्फ मानसिक नहीं होती है ना, ये हमें शारीरिक रूप से भी थका देती है। हाँ, और ये कीमत हमारी मानसिक ऊर्जा है। जब हम किसी पुरानी चोट या गुस्से को मन में बार बार दोहराते रहते हैं तो हमारा दिमाग अनजाने में ही उस स्थिति को बार बार जी रहा होता है। साइकोलॉजी की भाषा में इसे कॉग्निटिव लोड कहते हैं। यानी हमारे दिमाग पर एक एक्स्ट्रा बोझ। हाँ, ये हमारी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। और यहीं पे क्षमा की बात आती है। अक्सर लगता है कि माफ करना दूसरे व्यक्ति के लिए एक तोहफा है, लेकिन स्रोत बताते हैं कि ये वास्तव में खुद के लिए है। ये उस दूसरे इंसान को सही नहीं ठहराता। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि आपको उस बोझ से आजाद करता है। ये एक बहुत गहरी अंतर्दृष्टि है। क्षमा करना दूसरे के लिए नहीं, बल्कि खुद को उस बोझ से आजाद करने का एक तोहफा है। ये कहना नहीं है कि जो हुआ वो ठीक था, ये बस ये कहना है कि मैं अब इस दर्द का बोझ लेकर नहीं चलूंगी। अध्ययन बताते हैं कि जो लोग क्षमा करने का अभ्यास करते हैं उनका हृदय स्वास्थ्य बेहतर होता है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहने में मदद मिलती है और चिंता के लक्षण भी कम होते हैं। तो जब हम ये बोझ उतार देते हैं तो हमारे मन में अच्छी चीजों के लिए जगह बनती है, और शायद सबसे जरूरी अच्छी चीज है सार्थक रिश्ते। हाँ, हार्वर्ड की एक बहुत प्रसिद्ध स्टडी है जो 80 सालों तक चली। हाँ, द हार्वर्ड स्टडी ऑफ अडल्ट डेवलपमेंट शायद अपनी तरह का सबसे लंबा अध्ययन, और उसका सबसे बड़ा और स्पष्ट निष्कर्ष यही था कि लंबी और खुशहाल जिंदगी का सबसे पक्का प्रिडिक्टर पैसा, प्रसिद्धि या कामयाबी नहीं, बल्कि करीबी, अच्छे और भरोसेमंद रिश्तों की गुणवत्ता थी। बिल्कुल। कुछ गहरे सच्चे रिश्ते हजारों जान पहचान वालों से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। ये क्वालिटी ओवर क्वांटिटी वाली बात है। सही बात है। और इसे समझने के लिए भावनात्मक उद्यान यानी इमोशनल गार्डन का रूपक बहुत काम आता है। अच्छा, वो कैसे? जैसे एक माली अपने बगीचे की देखभाल करता है, खरपतवार निकालता है, अच्छे पौधों को पानी और खाद देता है, वैसे ही हमें भी सचेत रूप से ये चुनना होता है कि हम अपनी कीमती ऊर्जा और समय किन रिश्तों में लगाते हैं। हमें उन रिश्तों को पोषित करना चाहिए जो हमें ताकत और सुकून देते हैं, और उन रिश्तों से धीरे धीरे दूरी बनानी चाहिए जो हमें लगातार नकारात्मक या थका हुआ महसूस कराते हैं। एक भावनात्मक उद्यान, मुझे ये विचार बहुत पसंद आया। इसका मतलब है कि रिश्ते अपने आप नहीं चलते, उन्हें लगातार सींचना पड़ता है। हाँ, तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो यह स्पष्ट है कि सच्ची खुशी कोई बाहरी मंजिल नहीं है जिसे हम एक दिन हासिल कर लेंगे। ये एक समग्र अभ्यास है,
एक रोजमर्रा का सफर। हाँ, ये वर्तमान में जीने, अपने नजरिए को चुनने, छोटी छोटी सकारात्मक आदतें बनाने, मन का बोझ हल्का करने और सार्थक रिश्तों को पोषित करने से बनती है। यह एक जीवन भर का अभ्यास है। और शायद यहाँ मार्टिन सेलिगमैन की शब्दों पर गौर करना अच्छा रहेगा। वो कहते हैं, एक अच्छी जिंदगी जीने का राज अपनी खास ताकतों को पहचान कर उन्हें रोजमर्रा के कामों में, चाहे वो काम हो, प्यार हो या खेल, इस्तेमाल करने में छुपा है। अपनी खास ताकतों को पहचानना और उन्हें इस्तेमाल करना, ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। तो जाते जाते एक सवाल सबके मन में छोड़ने के लिए जरूर। जरा सोचिए, आपकी अपनी अनोखी ताकतें क्या हैं? क्या आप बहुत क्रिएटिव हैं? क्या आप दूसरों की बहुत अच्छी सुनते हैं? या शायद आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है और आप उन्हें आज चाहे कितने भी छोटे तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? शायद असली शुरुआत यहीं से